आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 20 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी माइलेन ने आज भारत में डेसर्म ब्रांड के तहत रेमडेसिविर दवा लॉन्च की है। यह दवा कोरोना के संदिग्ध मरीजों और लैब से कंफर्म हुए कोरोना मरीजों को दिए जाने के लिए मंजूरी हासिल कर चुकी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। यहाँ तक कि ये दवा बच्चों को भी दिए जाने के लिए मंजूरी हासिल कर चुकी है। कंपनी ने एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की है, जहां पर मरीज और हेल्थ वर्कर्स इस दवा की उपलब्धता समेत तमाम जानकारियां ले सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इस दवा के बारे में हेल्थ वर्कर्स पूरी जानकारी 7829980066 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही ये भी जान सकते हैं कि कितनी दवा की उपलब्धता है। माइलेन की जेनरिक रेमडेसिविर दवा का पहला बैच आज रिलीज हो चुका है। कंपनी ने कहा है कि वह इसकी सप्लाई पूरे देश में करना जारी रखेगी, क्योंकि दवा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर कुछ बेहद तल्ख टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतने सारे केस होने के बावजूद विकास दुबे को जमानत मिली हुई थी। कोर्ट ने कहा कि जिस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसे जमानत मिली हुई थी। यह संस्थान की नाकामी है। एनकाउंटर मामले की छानबीन वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को रखने के बारे में शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि वह इसके लिए तैयार है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि आप राज्य हैं और आपको कानून का शासन रखना होगा, ये आपकी ड्यूटी भी है। अदालत ने एनकाउंटर को लेकर मंत्री के बयान पर भी गौर करने को कहा। बेंच ने कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि विकास दुबे जैसे व्यक्ति को इतने सारे मामलों के बावजूद जमानत मिली हुई थी। यह संस्थान की विफलता है कि जिस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वह जमानत पर घूम रहा था। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर समेत कई बड़े जिले ऐसे हैं जहां बिस्तरों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना लक्षणों वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी है। मरीज कुछ शर्तों के साथ होम आइसोलेशन कर सकेंगे। इसके लिए प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का आलम यह है कि लगभग एक हफ्ते से मरीजों को केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया समेत कोरोना वायरस के सेंटर में भर्ती नहीं मिल रही है। बाहरी जिलों से आने वाले मरीजों को भी बिस्तर खाली न होने के कारण लौटना पड़ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी नहीं है। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली का मिंटो ब्रिज हर साल बरसात में अनेकों बार डूब जाता है। बुजुर्ग हो चुके ब्रिज का नाम भारत के सन 1905 से 1910 के बीच वायसराय रहे लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। मिंटो ब्रिज के साथ एक तराजी ये रही कि इसके दोनों तरफ की टूट रही सीढ़ियों को रेलवे ने ठीक ठाक करवाने की कोशिश कभी नहीं की। अब मिंटो ब्रिज रेलवे स्टेशन पर कुछ और लाइन बिछाई जा रही है, इसलिए इसका चौड़ीकरण हो रहा है। कागजों पर मिंटो ब्रिज का नाम शिवाजी ब्रिज हुए एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब भी यह मिंटो ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। 1982 में राजधानी में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान रंजीत सिंह फ्लाईओवर के बनने के बाद मिंटो ब्रिज का पहले वाला महत्व तो नहीं रहा, लेकिन लाल ईंटों से बना मिंटो ब्रिज लंबे समय तक बड़ी कंपनियों को अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिहाज से सबसे उपयुक्त स्थान नजर आता था। अब तो तिलक ब्रिज, पहले होर्डिंग ब्रिज के सामने सब फेल है। तिलक ब्रिज भी मिंटो ब्रिज के साथ 1931 में ही बना था। दिल्ली के रेलवे के पुलों की बात हो तो यमुना नदी पर बने लोहे की पुल की बात भी सामने आएगी। ये शुरू में सिंगल लाइन था, इसे 1934 में डबल लाइन किया गया था। 850 मीटर लंबे पुल को हेरिटेज पुल का दर्जा प्राप्त है। यह दिल्ली के सबसे शानदार लैंडमार्क में से एक माना जाएगा। यह सन 1863 में बनना आरंभ हुआ था और 1866 में बनकर तैयार हो गया। ये जब बनने लगा उससे 5 साल पहले ही मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून कैद में भेज दिया गया था।
इस पुल की खास बात यह है कि यह दिल्ली के दूसरे लैंडमार्क लाल किला से लगभग सटा हुआ ही है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड किए जाने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में छात्रा के कथित गैंगरेप के मामले में राजनीति आरंभ हो गई है। बीजेपी की राज्य इकाई ने स्थानीय टीएमसी नेता को रेप का दोषी बताया, तो वहीं टीएमसी ने कहा कि वह मामले पर राजनीति नहीं करना चाहती है। टीएमसी नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने रेप की घटना से ही इनकार कर दिया। इससे पहले रविवार को घटना के विरोध में दिनाजपुर के कलागछ में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान लोगों ने सड़क जाम करके पुलिस वाहनों, नागरिक बसों को आग के हवाले कर दिया था। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़िता एक स्थानीय नेता की बहन थी और टीएमसी नेता ने उसका रेप और हत्या की। सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी पर लोगों के एक वर्ग को उकसाने और शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री गौतम देव ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। घटना की जांच की जाएगी और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह जहर का प्रभाव बताया गया है। इसके साथ ही शरीर में कहीं चोट के निशान नहीं मिले हैं। यौन और शारीरिक हिंसा के भी कोई निशान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पर पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि परिजनों की तरफ से भी घटना पर कोई तहरीर नहीं दी गई है। बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश से सूबे की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल सैलाब से सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कई गांव प्रभावित हुए हैं। इस बीच सरकार और प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम तेजी से चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा में कई ग्राम पंचायतों के अंदर मसान नदी का पानी घुस आया है। इस जल सैलाब से पूरा गांव प्रभावित हुआ है। बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे के घरों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित होकर ठीक होने और उसके बाद फिर से कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। उत्तरी निगम के हिंदूराव अस्पताल में काम करने वाली नर्स की रिपोर्ट में 1.5 महीने के अंदर दोबारा कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यह मामला सामने आने के बाद अस्पताल में हर कोई हैरान है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ठीक होने के बाद कोरोना की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव इसलिए आई होगी क्योंकि नर्स के शरीर में मृत कोरोना वायरस मौजूद हो सकता है, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यह वायरस सक्रिय नहीं होता है। इससे पहले कोटा में भी एक शख्स के दोबारा कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। हिंदूराव अस्पताल में काम करने वाली नर्स ने बताया कि 27 मई को उन्हें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे और इसके बाद उन्होंने 1 जून को RT-PCR तरीके से कोरोना की जांच कराई। 4 जून को रिपोर्ट में उन्हें कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली। इसके बाद वे 21 दिनों तक आइसोलेशन में रही। कोरोना से ठीक होने के बाद जून के अंतिम सप्ताह में उन्होंने फिर से काम आरंभ कर दिया। हिंदूराव की कोरोना योद्धा नर्स ने वापस अपना काम शुरू किया तो 28 जून से उनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगा दी गई। 14 दिन काम करने के बाद कोरोना वार्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को 5 दिन तक क्वारंटीन किया जाता है और फिर उनकी जांच की जाती है। कृष्णा की 16 जुलाई को फिर से RT-PCR जांच कराई गई तो 18 जुलाई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। नर्स ने बताया कि उन्हें लक्षण नहीं है, लेकिन RT-PCR जांच में दोबारा कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उनकी एंटीबॉडी जांच कराई गई।
इस जांच में उनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। ऐसे में अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि नर्स के शरीर में मृत कोरोना वायरस हो सकता है, इसलिए RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह वायरस निष्क्रिय होगा और इसका कोई नुकसान नहीं होगा। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर नवल विक्रम का कहना है कि अभी तक ऐसे शोध सामने नहीं आए हैं जिनमें यह कहा गया हो कि एक व्यक्ति को ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना संक्रमण हो सकता है। सर गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अतुल कक्कड़ के मुताबिक अगर व्यक्ति में एंटीबॉडी खत्म हो गए हैं तो संभव है कि उसे दोबारा कोरोना संक्रमण हो सकता है। हालांकि खतरा कम होता है। ऐसे में ठीक होने के बाद भी लोगों को पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। देश में अब तक कोरोना को लेकर 1,40,47,908 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 11,19,418 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 3,90,849 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,06,53 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा भी 27,514 पर पहुंच गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है, उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर ही बना हुआ है, जहां वर्तमान में 1,28,730 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 50,297 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 39,366 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 26,118, उत्तर प्रदेश में 18,256, पश्चिम बंगाल में 16,492, दिल्ली में 16,031, तेलंगाना में 12,223, गुजरात में 11,413, बिहार में 9,603, असम में 7,911, राजस्थान में 7,406, केरल में 7,064, मध्य प्रदेश में 6,568, हरियाणा में 6,022 और जम्मू कश्मीर में 5,844 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से सोमवार 20 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 21 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।